युद्ध विराम में महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा करके पाकिस्तान दुनिया की राजनीति में अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका नुकसान भारत को, एक बड़ा नुकसान तो यह है कि चीन की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो इसका फायदा उठाना चाहता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत बंद है और हवाई मार्ग बंद है, उसका फायदा उठाना चाहता है चीन। चीन ने सिंधु जल विवाद को लेकर के चीन के एक प्रमुख थिंक टैंक के प्रमुख जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो कि चिंता का कारण बन। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि सिंधु नदी का उद्गम भारत में है। उनका संकेत इस तरफ भी था कि कुछ नदियों का उद्गम चीन में भी है, यानी तिब्बत में है, और उसमें ब्रह्मपुत्र प्रमुख है। तो इसका क्या मतलब निकला? बहरहाल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू की जानी चाहिए। ये बातचीत जो कि पहलगाम में आतंकवादी हमला और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद हुआ, तो फिर अभी तक शुरू नहीं होगा। पहलगाम जैसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से बातचीत बंद करके हम किस दिशा में जा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और यही सवाल दोनों देशों के करीब 117 प्रमुख लोगों ने उठाया है, जिसमें भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जम्मू और कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक प्रमुख धर्मगुरु, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पूर्व राजनयिक, ये सब लोग शामिल हैं। ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो। एक खबर ये भी आई थी कि हाल में बीजेपी के प्रमुख नेता राम माधव जब एक डायलॉग प्रोग्राम में श्रीलंका गए थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के का जो डेलीगेशन था उसके साथ अनौपचारिक बातचीत की थी। हालांकि राम माधव ने इसका खंडन कर, और वहां पर हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे भी गए थे। तो ये सब जो कुछ चल रहा है, उसके बीच से ये एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू की जानी चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होने से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं? दोनों देशों में इस समय जो है एक तरह से राजनयिक संबंध जो है वो भी ठप है। हमारे जो उच्चायोग हैं उसमें वरिष्ठ अधिकारी नहीं है और उच्चायोग का काम भी ठप। तो जो भी दोनों देशों के बीच संपर्क था वो ठप है। और ये जो 117 लोगों ने, जिसमें लगभग बराबर के हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के, उन्होंने कहा है कि बातचीत शुरू करें और कुछ और ऐसे पहल शुरू होने चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच जो ये बर्फ जम गया है वो पिघल जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है चीनी मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार को। रंजीत जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। आपको आवाज आ रही है रंजीत जी? जी जी। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ये आपने देखा होगा कि करीब 117 राजनयिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि बातचीत को शुरू करें, और इसमें जो प्रमुख नाम हैं वो नाम भी मैं उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख लोग हैं जो कि चाहते हैं कि बातचीत जो है वो शुरू करें हम, और जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये जो है इस पर हम बात करेंगे, और बाद में हम फिर आएंगे चीनी अधिकारी, जो अधिकारी तो नहीं है लेकिन वो भी थिंक टैंक का हिस्सा है, उन्होंने क्या धमकी दी है भारत को और वो क्या करना चाहते हैं। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा रंजीत जी, एक सरसरी निगाह से आप ये बताइए कि दोनों के बीच में बातचीत ही आखिरी हल है या कोई और तरीका हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर से तो कोई हल निकला नहीं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद का माहौल शुरू होना, बातचीत की प्रक्रिया शुरू होना समय की मांग है। भारत अनंत काल तक इसे टालता नहीं रह सकता। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के भौगोलिक पड़ोसी हैं और इस सच्चाई से कोई भी पक्ष जो है इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों को
पड़ोस में रहना है, एक साथ रहना है और एक दूसरे के साथ संवाद करके, एक दूसरे के साथ सहयोग का रिश्ता बना करके ही चलना होगा। देखिए, पाकिस्तान पर आतंकवाद का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो ज़रूर निश्चित तौर पर सही है, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद भड़काया जाता है। लेकिन इस मसले पर भी आखिर आपको बातचीत तो करनी ही होगी। बातचीत का जो सिलसिला है, बातचीत का जो दरवाज़ा है, वो बंद कर देंगे तो आतंकवाद तो चलता रहेगा। आतंकवाद को आपको रोकना है तो पाकिस्तान को साफ-साफ दो टूक स्वर में उसे ये संदेश देना पड़ेगा कि आप आतंकवाद को रोकिए, तभी रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए कोई संवाद की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, केवल धमकियाँ दी जा रही हैं, केवल युद्ध का उन्माद भारत में पैदा किया जा रहा है और जवाबी तौर पर पाकिस्तान में भी इसी तरह की चेतावनियाँ भारत को दी जा रही हैं कि भारत के वो हाथ काट देंगे या कुछ भी इस तरह की बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। तो युद्ध का उन्माद जिस तरह से फैलता जा रहा है और जिस तरह से जिहादी ताकतें पाकिस्तान की सत्ता पर हावी होती जा रही हैं, खास करके पाकिस्तान के जो सैन्य हलकों में जिस तरह से जिहादी जनरलों का उद्भव हो चुका है, जनरल असीम मुनीर खुद एक जिहादी जनरल माने जाते हैं। तो ऐसे तत्वों का जिस तरह से हावी हो रहे हैं पाकिस्तान की सत्ता पर, तो इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके साथ बातचीत करके इन्हें आप किसी भी तरीके से समझाने बुझाने की जो प्रक्रिया होती है वो जारी रहनी चाहिए। देखिए, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू सिलसिला चलाने की जो बात फिर से चल पड़ी है, इसमें बहुत सच्चाई है और ये जो ट्रैक टू सिलसिला है, इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि सिंधु नदी, यह मानकर नहीं चलें कि सिंधु नदी भारत से निकलती है या इसके भारत से होकर जो पानी का प्रवाह हो रहा है पाकिस्तान की ओर, भारत उसे रोक सकता है। चीन ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को चेतावनी दी है कि तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वो भारत की ओर प्रवाह करती हैं और चीन भी अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहना चाह रहा है कि वैसा ही कदम उठा सकता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जो एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, इन पर रोकने की एक पक्षीय कार्रवाई इस तरह नहीं कर सकता। भारत यदि इस तरह की कार्रवाई करेगा तो चीन भी करने को स्वतंत्र होगा। तो भारत को ये मानकर चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उसमें अन्य देशों की भी रुचि है। भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद का माहौल बने रहने से एक शांति का माहौल रहता है, शांति और स्थिरता का माहौल रहता है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ये चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रिश्ते सामान्य रहें, सामान्य रिश्तों की बहाली जल्द से जल्द हो जाए। और अमेरिकी और जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, देखिए ये जो कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान के बीच, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा रंजीत जी, 1 मिनट के लिए विराम देता हूं आपको। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो चिट्ठी, महत्वपूर्ण चिट्ठी दोनों देशों के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है, उसमें किन किन लोगों ने हस्ताक्षर, इसमें एक नाम है फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। महबूबा मुफ्ती, ये पीडीपी की हैं प्रमुख और ये भी पूर्व मुख्यमंत्री है। उसके बाद नाम आता है मीरवाइज उमर फारूक, ये कश्मीर के जो भारतीय हिस्सा है उसके प्रमुख धार्मिक नेता है। एक और नाम है मनोज झा, ये आरजेडी के सांसद हैं। एक नाम हुमायूं कबीर का है, जो पहले टीएमसी की तरफ से मंत्री थे और पिछले चुनाव में उन्होंने एजेयूटी नाम की पार्टी बना दी थी। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर हैं जो कांग्रेस में हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। एएस दुल्लत हैं जो आरएडब्ल्यू यानी रॉ के पूर्व चीफ थे। उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से इस पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, उसके अलावा पूर्व डिप्लोमेट अशरफ जहांगीर काजी, उसके अलावा परमाणु वैज्ञानिक और वहां के लेखक भी हैं परवेज हुद भाई और उसके जी, और नेशनल असेंबली के सदस्य हैं इस्फानार भंडारा। तो ये सब लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कि दोनों देशों में बातचीत हो। क्या बातचीत हो उसको भी उन्होंने सामने रखा है। उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त कर शांति और सामान्य स्थिति, बातचीत और सहयोग को बहाल किया जाए। एक तो ये है। उसके बाद वो कहते हैं कि
दोनों देशों में जो उच्चायुक्त अभी नहीं है, यानी एम्बेसडर्स नहीं है, उनको भी बहाल किया जाए। जो वीजा सेवाएं, मतलब एक दूसरे देश में आने जाने की जो सुविधा थी, वो बहाल किया जाए। जो हमारा एयर स्पेस है उसको खोला जाए। भारत की एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस जो है बहुत घाटे में है, क्योंकि उनको घूम करके यूरोप और अमेरिका की तरफ जाना पड़ता है। इसमें बहुत सारा पेट्रोल जो है बेकार जाता है, पाकिस्तान के ऊपर से वो उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ये भी एक मांग है। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि लंबे समय के लिए संवाद की बहाली की जाए और धार्मिक और सांस्कृतिक पहुंच जो है दोनों देशों के बीच बढ़ाई जाए और युवकों के लिए विशेष अवसर पैदा किया जाए। और उनका ये भी मानना है कि मतभेद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता और शत्रुता दोनों देशों के युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ रंजीत जी, कि एक तरफ ये शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के बीच व्यवस्था बहाल करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे सामने जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके नतीजे हैं। उस ऑपरेशन के दौरान हमने अचानक ये महसूस किया कि चीन एक तरह से खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान को भारतीय विमानों के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में गुप्त सूचनाएं चीन ने ही पाकिस्तान को दी, और भारत का जो भी नुकसान हुआ उसका एक बड़ा कारण चीन की तरफ से जो सूचनाएं दी गई उसको मानते हैं। और पाकिस्तान जो है खुद एक न्यूक्लियर देश भी है। तो क्या हम इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि युद्ध के जरिए और नफरत के जरिए इस मामले को हल कर सकें? जी देखिए, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है दोनों देशों के बीच आपसी मसलों को सुलझाने का। देखिए, भारत ने पिछले साल पहलगाम में पाकिस्तान की कुछ ताकतों द्वारा जिस तरह से आतंकवादी हमले किए गए, एक ही धर्म के लोगों को जिस तरह से चुन चुन करके मारा गया, उससे भारत में एक युद्ध का अनुमान पैदा हुआ और भारत की ओर से चेतावनियां दी जाने लगी कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की। पाकिस्तान पर सैनिक हमले किए, पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को नष्ट किया, उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। लेकिन इस तरह से निश्चित तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर एक तरह से सैन्य विजय हासिल, लेकिन जो सामरिक क्षेत्रों में, जो कूटनीतिक क्षेत्रों में भारत को बढ़त मिलनी चाहिए, भारत को वो नहीं हासिल हो सका। जो नैरेटिव था पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों का, जो चल रहा था कि भारत की यह बात स्वीकार की जाती थी कि आतंकवाद ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में कटुता का बहुत बड़ी वजह है। अब ये नैरेटिव सारा बदल गया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान के साथ और अमेरिका के बीच बातचीत को जिस तरह से एक मंच प्रदान किया और अपना एक सामरिक हैसियत है, सामरिक जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, जिस तरह से बेहतर किया, और अब पूरे विश्व में एक नई भूमिका, एक तटस्थ, एक मीडिएटरी रोल प्ले करने वाली जिस तरह की भूमिका पाकिस्तान ने निभाई है, तो उससे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान की बात भी अब सुनी जाने लगी है। चीन तो पाकिस्तान के साथ खुलकर आ ही चुका है। जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के जो जिहादी जनरल हैं, जनरल मुनीर को जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया, जिस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया, तो उससे भी साफ है कि अमेरिकी प्रशासन भी पाकिस्तान से और भारत के बीच जो संवाद का माहौल है, शांति का की जो प्रक्रिया है, उसको बढ़ावा दे रहा है। देखिए, ये जो बातचीत का सिलसिला रुक गया है, भारत ने अपनी ओर से एयर स्पेस बंद कर दिया है। अभी आपने इसका जिक्र किया, भारत के विमानों को काफी घुमावदार रास्ता अपना करके दूसरे देशों की ओर जाना पड़ता है। इससे भारत को अपने यात्री विमानों पर काफी बड़ा खर्च करना पड़ता है, काफी खर्च बढ़ गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए के जो है तेल के खर्च बढ़ गए हैं, जिससे भारतीय विमानन उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरह से भारत ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। एयर स्पेस बंद करने का कदम पहले भारत ने उठाया था और उसके जवाबी कदम के तौर पर पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया। तो दोनों, पाकिस्तान को इससे तो बहुत मामूली नुकसान हो रहा है, भारत को कई गुना अधिक नुकसान हो रहा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, भारत की छवि खराब हो रही है।
कि और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल बना रहता है, उससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, वो भी काफ़ी चिंतित रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध छिड़ जाए, तो उनके निवेश का क्या होगा? उनके निवेश क्या सुरक्षित रहेंगे? तो यह भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह से भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा है, अभी आपने हाल में देखा कि किस तरह से भारत में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी निवेश काफ़ी लगातार कम होता जा रहा है। तो उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत को अब एक स्थिर देश के तौर पर लोग नहीं रह रहे हैं। उन्हें हमेशा शंका बनी रहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध छिड़ जाए और ये युद्ध किसी परमाणु युद्ध की शक्ल न ले ले। यह एक बहुत बड़ी चिंता अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सताने लगी है। जो सिपरी नामक संस्था है, उसने हाल में ये चेतावनी दी है कि भारत के 12 परमाणु बम तैनाती की अवस्था में तैनात हो चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से भी परमाणु बम तैनात करने की बात की जा रही है। दोनों अपने-अपने परमाणु जखीरों का बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक चिंता का माहौल व्याप्त है कि दक्षिण एशिया के इन दो प्रमुख परमाणु ताकतों के बीच किस तरह से शांति बहाल की जाए। इसके पीछे सभी ताकतें लगी हुई हैं और भारत और पाकिस्तान को दोनों देश प्रेरित कर रहे हैं कि ये आपस में संवाद का माहौल, संवाद की प्रक्रिया शुरू करें, बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें और अपने रिश्तों को, जो तनावपूर्ण रिश्ता है, उसमें से दूर करने की कोशिश करें। आपने ये जो एक मुद्दा है कि राजनयिक क्षेत्र में भारत को अपनी अगर जो एक विशिष्टता और थोड़ा अपर हैंड था उसको उसको बरकरार रखना है तो पाकिस्तान से बातचीत। एक डर जो चाइना की तरफ से है, जिसको कि हमने खुले तौर पर देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि चाइना के जो सैटेलाइट थे वो सारी सूचनाएं दे रहे थे, हमारे ड्रोन कहां से उड़ रहे हैं, हमारा विमान कहां से जा रहा है, वगैरह वगैरह, और जिसके चलते कि बहुत सारे जो हमारे हथियार है उसको नष्ट किया। और अब ये बात खुल करके आ गई है कि हमारे 6 जो जवान थे, जो सेना के लोग थे, उनकी मृत्यु भी हुई, इसमें एक एयरफोर्स का। तो एक तो ये रहा, हालांकि इस पर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि संसद में, लोकसभा में बयान दिया था कि भारत के सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब उनका नाम जो है, जो एक संग्रहालय है जहां शहीद सैनिकों का नाम लिखा जाता है, वहां भी लिख दिया गया है, यानी इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। तो एक तो खतरा ये है। दूसरा, चाइना जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक जो अभी सबसे ताजा बयान आया है वो बयान है सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये वहां की एक थिंक टैंक है, वो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी उपाध्यक्ष हैं और वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, विक्टर गाओ। उन्होंने हाल में सिंधु संधि पर भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत दूसरों के साथ वो न करे जो वो खुद अपने साथ नहीं चाहता। उनका इशारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ था, जिसका स्रोत अभी के तिब्बत में है, जिस पर चीन का नियंत्रण है, कब्जा है, चीन का हिस्सा है। तो ये चीन की तरफ से जब कोई बयान इस तरह से आता है तो उसे ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उसका इशारा है कि इस तरह की बात करो, और वो सिर्फ ऐसे ही कोई वहां से बोल दे ये होता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कोई बोल देगा तो फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसकी जानकारी भी किसी को नहीं मिल सकती। तो ये दूसरा जो मुद्दा है जिसमें आज भी मैं देख रहा हूं कि ये कहा जा रहा है, एक चैनल पे मैं देख रहा था, बड़ी खबरें चल रही हैं कि हमने सिंधु का पानी रोक दिया है। हम उनको ये जानकारी नहीं देते हैं कि सिंधु पर जो रिजर्वायर बना हुआ है, बांध बना हुआ है, उसकी सफाई कब की जाएगी, उसका पानी कब रोका जाएगा, कब पानी छोड़ा जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब है। इसको भारत के पक्ष में बताया जा रहा है कि अपर हैंड है, और पाकिस्तान तो इशारा कर ही चुका है। लेकिन जो चीन ने कहा उसमें यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 60 के दशक में हो गई थी, उस पर जो है वो भारत को मतलब उसको कायम रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर भारत पानी रोकता है तो ये होगा
क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध, और उसके अलावा ये वार क्राइम भी होगा। तो ये तो एक तरह से धमकी है, क्योंकि इशारे में उन्होंने चीन से निकलने वाली नदियों का जिक्र किया है, जिसमें ब्रह्मपुत्र प्रमुख है। और ये जो हमारा असम और जो उस क्षेत्र के कई सारे राज्य हैं जहां तक जिनमें पानी का प्रमुख स्रोत है, और हमारा ब्रह्मपुत्र पर अगर किसी तरह का कोई काम चीन करता है तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा, सिंधु वाले हिस्से में पाकिस्तान का कम नुकसान होगा। तो इस पर क्या रुख होना चाहिए? हालांकि बातचीत करने की जो बात उन्होंने जिन लोगों ने की है उसमें इसको शामिल नहीं किया है, लेकिन हमारा रुख क्या होना चाहिए, और क्या चीन हमको सीधे धमकी दे रहा है? देखिए, जो सिंधु नदी जल विवाद का मसला चल रहा है उसमें चीन भी एक तरह से पक्ष बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय विवाद है उसमें चीन एक तीसरे पक्ष के तौर पर उभरना चाह रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात हम करते हैं और जिसे हथियार लेने की बात करते हैं, उससे भारत में विलय कराने की बात करते हैं, उसमें चीन के महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। क्योंकि उसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर गुजरता है। उसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्सगाम वैली का जो इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, जिसे चीन ने पाकिस्तान के साथ 1963 में संधि करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था, और अब उस क्षेत्र का विकास कर रहा है। तो चीन कतई नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें भारत का अपर हैंड रहे, भारत चीन पाकिस्तान पर हावी हो जाए और किसी तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका पाकिस्तान को भारत को सौंपना पड़े। वैसी स्थिति में चीन का जो निवेश है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरता है, जो सक्सकाम वैली का इलाका है, तो चीन जिसे अपने क्षेत्र में लेकर के उसका विकास का काम कर रहा है, वहां निवेश कर रहा है। तो ये चीन की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, दीर्घकालीन हित में है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है वो किसी भी तरह भारत के अधिकार में न चला जाए, पाकिस्तान के पास ही रहे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी हाल में जो विद्रोह की खबरें सुनाई पड़ रही हैं, तो पाकिस्तान की जो सेना है और चीन की जो सरकार है निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करेगी कि कितना भी वहाँ अशांति हो पाकिस्तान सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, उस इलाके पर भारत अपनी नजर न लगाए, उसे हथियाने की कोशिश न करे। क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इलाका यदि भारत में मिलता है तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हाथ धोना पड़ेगा। $60 अरब का निवेश कर रहा है चीन वहां पर। तो चीन एक पक्ष के तौर पर उभर रहा है, और इसी पृष्ठभूमि में चीन के जो थिंक टैंक है उसने ये चेतावनी भारत को दी है कि यह मत सोचे कि सिंधु नदी जल विवाद केवल एक भारत और पाकिस्तान का मसला है। चाइना भी उसी तरह का कदम भारत के खिलाफ उठा सकता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जिसका आपने जिक्र किया, उसका स्रोत, उसका उद्भव तिब्बत के इलाके से होता है, तो चाइना भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। तो ये जो जमीनी सच्चाई है, ये जो भू राजनीतिक स्थिति है, जियो पॉलिटिकल जो हालात हैं जिसके हम कहते हैं, वो भारत को उसके मद्देनजर अपनी रणनीति तय करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत को इस तरह मोड़ देना चाहिए कि भारत के हित सुरक्षित रहें। देखिए, ये जो सिंधु नदी जल विवाद सस्पेंड करने की बात भारत ने की है, अबेंड्स में डालने की बात की है, उसका जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल एक संदेश गलत जा रहा है कि भारत ने पानी रोक दिया। भारत का पानी, सिंधु नदी का जो 3 नदियां हैं पाकिस्तान को में जिसका अधिकार दिया गया है, उसका पानी का प्रवाह एक बूंद भी नहीं रुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गलत जा रहा है कि भारत ने पानी का प्रवाह रोक दिया और इसके पीछे भारत की सरकार जिम्मेदार है, जबकि भारत की सरकार पानी का प्रवाह नहीं रोक सकी है। उसे रोकने में बहुत वक्त लगेगा, उसमें कई काम करने पड़ेंगे, तभी पानी का प्रवाह मोड़ा जा सकता है। तो ये जो गलत धारणा भारत के खिलाफ बन रही है कि भारत ब्लैकमेल कर रहा है, पानी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जनता लाखों करोड़ों लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो भारत की छवि बहुत खराब हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत ने पानी को रोकने का कोई कदम न उठाया है और न उठा सकता है। यह भारत के बस की बात नहीं है कि भारत जो पानी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर जा रहा है उसे रोक दे। यह प्राकृतिक जो अभी कारण है, उस वजह से
पानी का प्रवाह जरूर कुछ कम हो सकता है, लेकिन भारत ने उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। तो भारत ये गलत संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों दे रहा है? भारत से ये संदेश क्यों जा रहा है कि भारत ने इस तरह के कदम उठा लिया है? यह पाकिस्तान को एक तरह से एक बहाना मिल गया है कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में भारत को नीचा दिखलाए कि भारत नहीं किस तरह रजनीश से जी, ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में माहौल बना रहे हैं या अपना जो वोटर है यहाँ, जिसको उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान विरोधी बना रखा है, उसकी मानसिक शांति की कोशिश की जा रही है। पूरे देश दुनिया की राजनीति में देश को दांव पर रख करके, और यहाँ जो उनके वोटर हैं जो पाकिस्तान पर किसी भी कार्रवाई के नाम से उछलने लगते हैं, या जो यहाँ का मुख्य मीडिया है जो उछलने लगता है, उसको संतुष्ट किया जा रहा है। देखिए, आपने सही कहा। यहाँ के जो मतदाता हैं, जो तथाकथित भाजपा के समर्थक मतदाता हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है कि हमने पानी का प्रवाह रोक दिया है। नहीं रोक सकते पानी का प्रवाह। पानी नियमित तौर पर, सामान्य तौर पर जैसे बहता था बह रहा है, लेकिन भारत के जिसे राष्ट्रवादी तत्व कहते हैं, जो नेशनलिस्ट और उनके साथ जो संप्रदायवाद जिस तरह से जुड़ा हुआ है, सांप्रदायिक जो भावनाओं का जिस तरह से दोहन करके उन्हें बरगलाया जा रहा है, भारत के लोगों को ये समझना होगा कि भारत पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी नहीं रोक सकता। केवल उसके जो कुछ प्रतिशत हिस्सों का उपयोग कर सकता है पनबिजली उत्पादन के लिए, तो उससे पानी का प्रवाह नहीं रुक सकता। पानी का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। लेकिन भारत के लोगों में यह राष्ट्रवाद का जो उन्माद फैला करके जिस तरह से गलत जानकारी भी दी जा रही है, और इस तरह से भारतीय मतदाताओं में यह भावनाएं पैदा की जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान का किस तरह पानी रोक दिया है, किस तरह से उनका जीवन तबाह कर दिया है, क्योंकि वह भारत के खिलाफ आतंकवादी तत्वों को भड़का रहे हैं। तो यह भारत की जनता को सच्चाई समझनी चाहिए कि भारत इस तरह का प्रवाह नहीं रोक सका है और न रोक पाएगा। और अगर यदि रोकने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, कई साल का वक्त लगेगा। और सारा पानी का प्रवाह रोक दिया तो पानी उलट करके कहाँ जाएगा? वो भारत की ओर आएगा। और क्या भारत का इलाका नहीं बाढ़ग्रस्त हो जाएगा? उसे रोकना तो मुमकिन है ही नहीं। केवल उसका इस्तेमाल हम पनबिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं, और पनबिजली परियोजनाएं लगाने में अभी कई साल के वक्त लगेंगे। और जो थोड़ा बहुत जो है रिजर्वायर वो पहले से ही है, और ये भी जो संधि है उसमें है कि एक हिस्सा पानी जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल जो नदी है, सिंधु नदी है, उसका रास्ता मोड़ने के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, कोई डैम नहीं बना है, और कोई जो अभी की सरकार है वो कोई भगीरथ नहीं है कि भगीरथ ने जैसे गंगा को सोख लिया था या लेकर आए थे, नहीं पता नहीं क्या क्या कहानियां चलती रहती हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं एक आखिरी बात की तरफ बढ़ता हूं। एक श्रीलंका में अभी बहुपक्षीय क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, एनुअल साउथ एशिया डायलॉग। मतलब ये है कि ये जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच एक आपसी बातचीत होती है, जिसमें जो सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी संगठन है। और इसमें ये जो डायलॉग हुआ था, इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और ब्रिटेन के कई जो विद्वान हैं, पूर्व अधिकारी हैं, वो सब लोग शामिल हुए। यहीं पर राम माधव जो बीजेपी के नेता हैं और एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, जो कि संस्था जो है वो थिंक टैंक उसको भी थिंक टैंक का दर्जा मिला हुआ है। तो वो गए थे और हमारे पूर्व सेना प्रमुख गए थे नरवणे। इसमें एक खबर आई कि राम माधव ने इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में और जनरल नरवणे ने भी जो है वो एक अनौपचारिक बातचीत उन लोगों के साथ कहीं की। हालांकि राम माधव ने इसका खंडन कर दिया। इस बैठक में जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उसमें डीजी साउथ एशिया सज्जाद हैदर खान, पीपीपी के नेता जो है शेरी रहमान, और रिटायर्ड मेजर जनरल इंसफदियार अली खान पटौदी, ये सब लोग जो हैं वो सारे लोग शामिल थे।
अब ये बातचीत हुई कि नहीं हुई ये तो तय नहीं है, लेकिन ये जो ट्रैक टू बातचीत शायद इसी को कहते हैं, मतलब कि सरकार शामिल नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख लोग एक दूसरे को अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो सोच है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो ट्रैक टू है, इसको क्या शुरू करने की जरूरत इस वक्त नहीं है, और अगर राम माधव ने बातचीत की उनसे तो उसको वो छिपा क्यों रहे? देखिए, यह ट्रैक टू डायलॉग की पहल किसने की? इसकी पहल अमेरिका स्थित जो थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, इसकी ओर से ये बातचीत की पहल की गई। बातचीत का आयोजन इस संस्था ने करवाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल के अधिकारी एस पॉल कपूर ने भाग लिया। दूसरी ओर से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक सर्विंग राजनयिक, अभी आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने भाग लिया। भारत की ओर से कोई सर्विंग ऑफिसर नहीं थे, लेकिन जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वे आला पदों पर रह चुके हैं। भारत की पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का आपने नाम लिया। तो ये सब यदि वार्ता में भाग ले रहे हैं तो इसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बातचीत के पीछे अमेरिका का हाथ नजर आ रहा है। अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जिस तरह से इस प्रक्रिया के दौरान, इस ट्रैक टू डायलॉग के दौरान मौजूद थे, और जिस तरह से भारत की ओर से राम माधव का आपने नाम लिया, भारत की जो मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार है, जिसके पीछे जो वैचारिक दिशा निर्देश जिस संगठन से लेते हैं, आरएसएस नाम का जिस संगठन से वैचारिक दिशा निर्देश लेते हैं, उसके एक प्रमुख अधिकारी के हैसियत से राम माधव ने भाग लिया। इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था वो चलाते हैं, जो आरएसएस की एक संस्था मानी जाती है। और आरएसएस के जो अग्रणी नेता हैं, दत्तात्रेय होसबले ने अभी हाथ में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की प्रक्रिया, संवाद की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की जिस तरह से वकालत किया है, उससे यह इन अटकलों को जरूर बल मिलता है कि एक जो ट्रैक टू डायलॉग की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दोनों ओर से इसमें अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश सचिव ने इससे इनकार किया है कि इसमें आधिकारिक स्तर की कोई भागीदारी नहीं है, प्राइवेट स्तर पर इस तरह की बातचीतें होती रहती है। यानी विदेश सचिव ने भी इस बातचीत से इनकार नहीं किया है, यह अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया है कि बातचीत हो रही है, प्राइवेट स्तर पर हो रही है, उसमें विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है, भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी विदेश विभाग के आला अधिकारी इसमें शामिल हुए, उससे साफ नजर आता है कि अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जो माहौल है उसे दूर करने में रुचि ले रहा है। उसने पहल शुरू कर दी है, और यह बातचीत का सिलसिला अमेरिका ने चूंकि रुचि ली है, तो यह मुझे लगता है कि ये तेजी पकड़ेगा। बातचीत का माहौल, बातचीत का जो दौर है वो तेजी पकड़ेगा, और दोनों देश के जो ट्रैक टू लेवल के अधिकारी हैं वो बातचीत की प्रक्रिया में भाग लेते रहेंगे। रंजीत जी, अभी भी लग रहा है कि ये जो आरोप लग रहा था कि अमेरिका से इशारा आता है तब भारत कुछ करता है, शायद अभी भी अमेरिका के इशारे पे ही हमको बातचीत करनी होगी। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन दर्शकों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बताइए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल यानी सरकारी तौर पर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं। दोनों देशों के बीच जो अभी उच्चायोग स्तर पर कोई कार्यालय नहीं चल रहा है, उसको फिर से शुरू होना चाहिए कि नहीं। दोनों देशों के बीच जो धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान था वो शुरू होना चाहिए कि नहीं, और जो युवा वर्ग है उनके बीच आदान प्रदान शुरू होना चाहिए कि नहीं। क्या भारत युद्ध के रास्ते किसी परिणाम को प्राप्त कर सकता है, या हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी समाधान का रास्ता नहीं है। चलते चलते एक अनुरोध ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे खबरों की सूचनाएं जल्दी से जल्दी मिल सके। एक अनुरोध ये भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको भी डाउनलोड कर लें ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.